नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। वैसे तो इस चैप्टर के ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखिए, आज की इस वीडियो को हम जो शुरू करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2.4 है क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी टॉपिक आपके बुक में दे रखा है, वहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो ख़त्म किया था 1815 में हमने ख़त्म किया था, जो कि वियना संधि है ना, वियना संधि हुई थी। देखिए, वियना संधि में आपको पता है कि ड्यूक मेटरनिक ने क्या किया, रूढ़िवादी परंपराओं को दोबारा से स्थापित कर दिया था। रूढ़िवादी परंपरा के बहुत बड़े सपोर्टर थे वो। तो जैसे ही रूढ़िवादी को बढ़ावा मिला, जितने भी उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, राष्ट्रवादी से प्रेरित आंदोलन चला रहे थे, वो सब क्या हो गए, गुप्त रूप से उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे जगह पे अपने प्रशिक्षण केंद्र वगैरह बनाना शुरू कर दिया, गुप्त संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था? उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था कि जो वियना कांग्रेस में जो राज्य व्यवस्था स्थापित की गई थी, मतलब वियना संधि में जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उसका विरोध करना, और इसके लिए उनको मृत्युदंड भी मिल सकता था। ठीक है, तो इसमें क्या, इटली के एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी है, उनकी हम बात कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने क्रांति में विशेष भूमिका निभाया था। एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था ज्यूसेपी मेत्सनी। ठीक है, देखिए, इनका जन्म जो है वो 1807 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जेनोवा में। जेनोवा जो है इटली में ही है। ठीक है, और कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कार्बोनारी जो एक गुप्त संगठन है उसका सदस्य भी बन गए थे। 24 साल की अवस्था में उन्होंने क्या किया था, जो लिगुरिया में एक क्रांति करने किया था उन्होंने, और उसके बाद उनको देश निकाला दे दिया गया। मतलब उनको 1831 में क्या हुआ था, ये उन्होंने क्रांति किया था यहाँ लिगुरिया में, और इस वजह से उनको देश से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, 2 गुप्त संगठन भी बनाए थे। ठीक है, 2 क्रांतिकारी गुप्त संगठन उन्होंने बनाए थे। एक तो आपका नाम थोड़ा टफ है, आप इसको याद जरूर करें। मार्सेई एक जगह का नाम है, मार्सेई में यंग इटली बनाया था, और दूसरा जो बनाया था वो बर्न में बनाया था, जो कि यंग यूरोप था। यंग यूरोप, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप, ये 2 संगठन, गुप्त संगठन इन्होंने बनाया था। मेथनी की बात करें भाई, ये राजतंत्र के विरोधी थे, क्योंकि आपको पता है कि जो वियना संधि हुआ था, वियना जो कांग्रेस का जो सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें राजतंत्र को दोबारा से स्थापित किया गया था। मेथनी जो थे वो राजतंत्र के घोर विरोधी थे, और वो प्रजातंत्र को दोबारा से स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों के, जो मेटरनिक है और जो मेथनी है, दोनों के विचार बिल्कुल अलग है। मेथनी एक तरफ क्या करना चाहते हैं भाई, लोकतंत्र की स्थापना करवाना चाहते हैं, प्रजातंत्र की स्थापना करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेटरनिक जो है, उन्होंने रूढ़िवादी परंपरा को बढ़ावा दिया था। तो इस वजह से उनका जो मेटरनिक है वो मेथनी का विरोध करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यही सारी चीज़ें बतानी थी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर है 3rd, और टॉपिक का हेडिंग रहेगा क्रांतिकारियों का युग, जो कि 1830 से लेकर 1848 तक के समयकाल की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें एक तो जुलाई क्रांति की बात की गई है। जुलाई क्रांति जो हुआ था फ्रांस में हुआ था, 1830 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्रांति थी वो उदारवादियों की क्रांति थी। मतलब लगभग 15 साल बाद उदारवादी खुल के क्रांति करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1815 के बाद वो क्या हो गए थे, भूमिगत हो गए। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड हो गए थे वो। ठीक है, अब जुलाई क्रांति हुआ। जुलाई क्रांति के बाद क्या होता है, उदारवादियों ने जो बुर्बो वंश है उसको उखाड़ फेंका। ठीक है, आपको पता है कि भाई जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके बाद भी उनको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन 1815 में वियना कांग्रेस के माध्यम से, वियना जो सम्मेलन हुआ था, जो संधि हुई थी, उसके बाद जो बुर्बो वंश है उसको दोबारा से सत्ता में लाया गया था। लेकिन अब 1830 में इसको फिर से उखाड़ फेंक दिया गया था, और वहाँ पे एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। मतलब संविधान के माध्यम से राजा को सत्ता दिया गया था, और जो राजा बने थे उनका नाम था लुई फिशर। ठीक है, लुई फिशर ने फिर वहाँ के कामकाज को संभाला था। तो ये चीज़ आप समझ गए इसमें। अब देखिए, इसका परिणाम क्या रहा, जो जुलाई क्रांति हुई थी उसके प्रमुख परिणाम क्या निकले। सो यहाँ पे पहला आप परिणाम बताएंगे कि नीदरलैंड से क्या हुआ, बेल्जियम नामक एक अलग राष्ट्र बना, एक अलग देश बन गया। बेल्जियम अलग हो गया नीदरलैंड से। ठीक है, दूसरा परिणाम ये देखने को मिलता है कि जो ग्रीस है, यानी कि जो यूनान जिसको हम बोलते हैं, यूनान आज़ाद हो गया। यूनान की आज़ादी की घोषणा हो गई। ठीक है, अब यूनान भाई क्या है, देखिए, यूनान बहुत ही फेमस देश है, आपको पता है, या इसको हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन समय काल से ही बहुत ज़्यादा फेमस रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्वान थे यहाँ के प्राचीन समय काल में, जैसे कि सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है,
इतिहास के जनक जो है हमारे हेरोडोटस का संबंध भी यूनान से ही था। ठीक है, अब देखिए यूनान की बात करें तो 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो जब फ्रांसीसी क्रांति होता है 1789 में, तब यूनान के लोगों के अंदर भी ये भावना जगती है कि भाई हमें भी आज़ादी के लिए आंदोलन करना चाहिए। और 1821 के बाद वो क्या करते हैं, 1821 से उन्होंने क्या किया, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया और दूसरे यूरोप के और देशों ने भी इनको सपोर्ट किया था। अब इसमें क्या हो, जो यूनान में जो क्रांति हुई थी उसमें अनेक प्रकार के कवियों ने भी क्या किया, जनमत संग्रह निर्माण किया था। एक कवि जो थे, अंग्रेजी के एक कवि थे लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन ने क्या किया था, धनराशि एकत्रित किया था यूनानी क्रांति के लिए और युद्ध में भी गए थे। ठीक है, युद्ध जो हुआ था उस युद्ध में भी गए थे, लेकिन 1824 में क्या होता है, बुखार के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1832 आते आते तक क्या होता है, कुंस्तुतूनिया की संधि होती है। कुंस्तुतूनिया की संधि के माध्यम से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिलती है। कुंस्तुतूनिया एक बहुत ही फेमस जगह था। प्राचीन समय की बात करें तो ये था आपका रोमन साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, इस समय इसको हम किसी और नाम से जानते हैं और ये इसको इस समय तुर्की की राजधानी के रूप में देखा जाता है। इसका नाम कुछ और है, आप गूगल पे सर्च कर लेना कुंस्तुतूनिया को इस समय हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई यूनान की स्वतंत्रता की बात हो गई। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं जो कि है 3.1 रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है, इसमें हम क्या समझने वाले हैं, इसमें हम समझने वाले हैं कि भाई राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देने में, उसके निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई है। इसमें संस्कृति में क्या होता है, कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत, है ना, ये सब राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। आपको भी मालूम है, जैसे कि राष्ट्रीय गीत अगर बजता है, कोई राष्ट्रीय गान हमारा बजता है तो हम फक्र से मतलब उसको हम गाते हैं। ठीक है, या फिर कोई भक्ति गीत है, देशभक्ति गीत है, तो वो हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे एक हम रूमानीवादी विचारधारा की बात कर लेते हैं। रूमानीवाद है क्या, तो रूमानीवाद जो है वो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहते थे ये रूमानीवादी। ठीक है, इसमें क्या है कि आमतौर पर जो रूमानी कलाकार होते हैं, जो कलाकार है या जो कवि है, उन्होंने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। मतलब रूमानीवादी जो थे वो कहते थे कि भाई ये जो तर्क वितर्क है और ये जो विज्ञान है ये एक झूठ है। ठीक है, ठीक है, वो मतलब इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे, बल्कि वो भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया करते थे। उनका मानना ये था कि भाई राष्ट्र जो बनेगा वो साझे सामूहिक विचार से, साझी संस्कृति से बनेगा, ना कि ये तर्क वितर्क के आधार पे हम या विज्ञान के आधार पे राष्ट्र को हम बना सकते हैं। राष्ट्र बनता है तो बनता है सिर्फ एक साझी संस्कृति है। जैसे कि हम इंडिया के लोगों की बात करें तो भाई हमारी संस्कृति साझी संस्कृति, हम सब मतलब एक साथ मिलके रहते हैं, एक साथ मिलके सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, है ना, हमारी सामूहिक पहचान है, साझी सामूहिक पहचान है, जब तो राष्ट्र है भारत एक। ठीक है, तो इसी तरीके से रूमानीवादी भी यही मानते हैं कि भाई तर्क वितर्क के आधार पर राष्ट्र नहीं बन सकता, विज्ञान के आधार पर राष्ट्र नहीं बन सकता। राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ अपनी सामूहिक संस्कृति, सामूहिक विरासत के आधार पे ही बनेगा और उसको हमें क्या करना होगा, अनुभव करना होगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट्स हम बता सकते हैं। एक जर्मनी दार्शनिक है जिनका नाम है योहान गॉटफ्रीड। अब देखिए ये एक रूमानी चिंतक थे। ठीक है, और इन्होंने दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति जो है ना वहाँ के आम लोगों में निहित है, आम लोगों में देखी जा सकती है। और राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है वो लोकगीत, जन काव्य है या फिर जो लोक नृत्य है उससे प्रकट होती है। इसके अलावा यहाँ पे भाषा के महत्व को भी, स्थानीय बोली के महत्व को भी उजागर किया गया है रोमानीवाद में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आम बोली है, जो आम बोलचाल है, वो क्या करता है, एक तरीके से हमारी पुरानी भावनाओं को वापस नहीं लाता, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम भी करता है। अगर मान लो कि भाई भारत में अंग्रेजी, जब भारत में ब्रिटेन का कब्जा था और उस समय हम चाहते हैं कि भाई अंग्रेजी में हम अपनी राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है उसके बातों को हम अंग्रेजी में लोगों तक पहुँचाए तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचा सकते थे, लेकिन हिंदी में अगर हमने पहुँचाया तो ज़्यादा लोग उसको समझ सकते थे। जो निरक्षर है, जो पढ़ने के लायक नहीं है, वो भी अपनी स्थानीय भाषा को तो समझ ही सकते हैं, है ना। तो ये आप पॉइंट बता सकते हैं कि भाई स्थानीय भाषा भी जो है वो आपको राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे पोलैंड की हम बात करें तो भाई पोलैंड पे क्या था, रूस, पर्सा और जो ऑस्ट्रिया है उसने क्या किया, पोलैंड का विभाजन कर दिया था। लेकिन वहाँ पे क्या था, जो पोलिश लोग थे, मतलब जो पोलैंड के जो लोग थे, उन्होंने पोलिश भाषा को ही अपनाए रखा, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने कई संघर्ष भी किए
ठीक है। तो भाषा भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देने में भाषा का एक विशेष योगदान रहता है। तो इस टॉपिक में आपको ये सारे पॉइंट्स बताने थे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं 3.2 भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1830 के दशक से हम शुरू करते हैं। 1830 का जो दशक था ना, वो पूरे यूरोप के लिए एक तरीके से कहा जाए, या फिर जो फ्रांस है आपका, पोलैंड है, जर्मनी है, दूसरे जो देश है ब्रिटेन को छोड़कर, तो वहाँ पे ज़्यादातर देशों में जनसंख्या लगातार बढ़ रहा था। ठीक है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग नौकरियों की तलाश में जाते थे, तो भाई उनको नौकरी मिलती नहीं थी, सारे लोग बेरोजगार घूम रहे थे। और इसी समय आपको पता है कि भाई ब्रिटेन में चल रहा था औद्योगिक क्रांति। अब जो ब्रिटेन से जो मशीनों से बन के जो माल आता था, उनसे दूसरे देशों के जो माल थे वो एक तरीके से टक्कर नहीं ले सकती थी, उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं होता था। तो इस कारण दूसरे देशों में लघु उद्योग बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे थे, तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ रही थी भाई, है ना। बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो समस्या और बढ़ रही थी। अब 1800 यहाँ पे हम 48 की बात करें तो 1848 में क्या होता है, पेरिस के लोग जो है, मतलब फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है, तो वहाँ पे लोग सड़कों पे आ जाते हैं। उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, जन आंदोलन एक तरीके से भड़क उठा। और इस कारणवश क्या है, वहाँ के जो शासक आपको पता है संवैधानिक राजतंत्र 1815 में कायम किया, 1815 कह रहा हूँ, 1830 के आसपास जो भी कायम किया गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो लुई फिशल भाग जाते हैं। ठीक है, मतलब सत्ता को छोड़ देते हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो इस कारणवश क्या होता है, वहाँ पे अब प्रजातंत्र की स्थापना होती है फ्रांस में 1848 में। ठीक है, और लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। जो भी 21 या 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी पुरुष है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है, सिर्फ पुरुष को, उनको वोट डालने का अधिकार मिलता है। वहाँ पे लोकतंत्र कायम किया जाता है ना। और लोगों को काम की गारंटी दी जाती है। राष्ट्रीय कारखाने की स्थापना की जाती है ताकि लोगों को क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। वहाँ पे भूख, कठिनाई जो भी समस्या है उसका निजात किया जा सके, समस्याओं का हल किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इस टॉपिक में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर भाई दिक्कत है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं इससे भी ज़्यादा आसान भाषा में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं यूज़ करता हूँ NCERT बुक, सपोर्ट मटेरियल, वहाँ से दोनों को पढ़ने के बाद पॉइंट्स बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे समझाने के तरीके में कुछ भी परिवर्तन करना हो तो आप कमेंट में सजेस्ट दे सकते हैं, मतलब सजेशन कर सकते हैं मेरे को कि भैया ये परिवर्तन आपको करना चाहिए, ये चेंजेस आपको करने चाहिए, मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, बाकी एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर के ऊपर, 4 पार्ट, जो चौथा पार्ट आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उस चैप्टर को हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।